नमस्कार, स्वागत है आपका आईपीओ जंक्शन में और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। इस शो में हम डिस्कस करते हैं उन आईपीओस के बारे में जो इस हफ्ते आने वाले हैं या फिर जिनकी पेपर फाइलिंग हुई है या कोई भी आईपीओ से जुड़ी हुई अपडेट हम आईपीओ जंक्शन में आपके सामने रखते हैं। और आज भी हम ऐसे ही दो बड़े आईपीओस को लेकर आए हैं जिनके बारे में चारों तरफ अब लगातार चर्चा हो रही है। और ये दो बड़े आईपीओ हैं, एक एनएससी का आईपीओ और दूसरा जियो का आईपीओ। चलिए एक एक करके इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस आईपीओ की जिसकी चर्चा चारों तरफ है और ये है देश का पहला सबसे बड़ा आईपीओ, यानी कि ये आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने की उम्मीद है। ये है एनएससी का आईपीओ। भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखता है ये आईपीओ। खबरों के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने 17 जून को मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी फाइल कर रहा है। यानी कि 17 जून को वो अपना डीआरएचपी फाइल कर रहा है। ये आईपीओ एक्सचेंज की कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 6% तक हो सकता है। यानी कि अगर बाजार के अनुमानों को माने तो एनएससी का जो आईपीओ है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेड मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ आंकी जा रही है। इस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कंपनी 6% की हिस्सेदारी बाजार में बेचती है तो इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड साइज 30,000 करोड़ से 32,000 करोड़ के बीच हो सकता है। ये जो इशू साइज है इसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बना देगा। इसके साथ ही ये Hyundai मोटर्स इंडिया के साल 2024 में आए 27,000 करोड़ से ज्यादा के आईपीओ के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज खुद के ही प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं हो सकती है और यही वजह है कि नियमों के मुताबिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के शेयरों की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर होगी। ठीक इसी तरह जैसे कि फिलहाल बीएसई के शेयर भी एनएससी पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए एक बार ये भी जान लेते हैं कि इस आईपीओ के जरिए कौन कौन अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। ये आईपीओ मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस हो सकता है जिसमें मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। सीएनबीसी टीवी 18 के सूत्रों के मुताबिक इस आईपीओ में हिस्सेदारी बेचने वाले संभावित संस्थागत निवेशकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यू इंडिया एश्योरेंस, क्रिस कैपिटल और टीमासेक शामिल है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी जो कि एनएससी के सबसे बड़े पब्लिक शेयर धारकों में से एक है, वो इस आईपीओ में अपनी कोई भी हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। वहीं अगर नजर डालें एनएससी के शेयर होल्डर्स पर यानी कि किस किस के पास एनएससी की हिस्सेदारी है तो इसमें देश की कई दिग्गज सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ साथ दिग्गज निवेशकों का पैसा भी लगा हुआ है, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी के पास 10.72% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एसबीआई कैप्स के पास 4.33% की हिस्सेदारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के पास 3.23% का स्टेक है। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 4.44% स्टेक है। अगर बात कुछ और कंपनियों की करें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास इसका 1.64% हिस्सा है। वहीं दिग्गज निवेशक राधा किशन दमानी के पास इसका 1.58% हिस्सेदारी है। अगर बात और कंपनियों की करें तो इसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इसके अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के पास यानी कि इन तीनों के पास बराबरी से 1.42% की हिस्सेदारी मौजूद है। तो ये तो रही आईपीओ की डिटेल्स। चलिए अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि एनएससी आईपीओ पर एक्सपर्ट की क्या राय है, बाजार में इन आईपीओ से कितनी हलचल मच सकती है, इसके बारे में समीर दलाल का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। पहले तो लेट्स टॉक अबाउट दी एनएससी आईपीओ। यस, काफी लार्ज है और ये एक्चुअली आपने ये पॉइंट बहुत अच्छा ब्रिंग अप किया कि ये आईपीओ जो आ रहे हैं ये एक दूसरा हर्डल है इंडियन मार्केट्स के लिए। बिकॉज क्या कर रहा है, ये लिक्विडिटी सक आउट कर रहा है। हमारे म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आ रहा है, एक तो हमें वी आर काइंड ऑफ गिविंग एन एग्जिट टू द फॉरेनर्स बाय बाइंग द स्टेक, पर साथ में दूसरे साइड क्यूआईपीज, आईपीओज, राइट्स इश्यूज ये सब बंद ही नहीं हो रहे। सो व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द मार्केट में जो भी फ्रेश लिक्विडिटी आ रही है इज गेटिंग सक्ड आउट देयर एंड नॉट अलाउिंग द मार्केट्स टू गो अप। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा इट कुड काइंड ऑफ हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट अगेन, क्योंकि ये सेलिंग, ज्यादातर सेलिंग शेयर होल्डर्स, आई मीन इफ दे आर फॉरेनर्स द मनी मे गो आउट एंड नॉट कम बैक। अगर डोमेस्टिक फंड्स है यानी कि समझो एलआईसी या आईडीबीआई या आईएफसीआई या एनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, so that money may come back into the Indian system again, which is great because it can either be used for loan growth या फिर fresh investments। अगर LIC बेच रही है तो LIC can make investments in other stocks compared to what जो उनका value lock था। So we need to see how it goes, but yes,
आईपीओ मार्केट वापस थोड़ा सा हीट अप हो रहा है, एंड दैट इज अ स्लाइट बिट ऑफ अ नेगेटिव फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। जियो के एनएसई, आई थिंक द प्रॉब्लम एनएसई, बीएससी और एमसीएक्स, अगर हम तीनों एक्सचेंज काउंटर्स की बात करें, तो दे आर गोइंग थ्रू द गोल्डन पीरियड, यहाँ पे वॉल्यूम्स आर सो हाई बिकॉज एफएनओ साइड पे, ऑप्शंस पे स्पेशली, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि पीपल आर अलाउड टू, आर एबल, नॉट अलाउड, आर एबल टू मेक सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बाय डूइंग कॉल्स, पुट्स एंड ऑल ऑफ दैट, जब वॉलेटिलिटी रहती है। अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, देन व्हाट हैपेंस इज कि वॉल्यूम्स टर्न थोड़े अगर सबड्यूड होने लगते हैं, देन द प्रॉफिटेबिलिटी वैनिशेस, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत स्ट्रांग है ये सब काउंटर्स के, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड है। पर जैसे टर्नओवर बढ़ता है, वो सब एक्स्ट्रा टर्नओवर गो स्ट्रेट टू माय पीबीटी लेवल, मेरे को सिर्फ टैक्स भर के उस पे प्रॉफिट, आई रिपोर्टेड एज प्रॉफिट। तो आई फील कि ये टाइमिंग ऑफ द एनएसई आईपीओ इज अ लिटिल डेंजरस फॉर फ्रेश इन्वेस्टर्स, क्योंकि क्या होगा कि अगर अगर ग्लोबली या अगर इंडिया में कुछ रीजन से वॉलिटिलिटी या अगर मार्केट सबड्यूड हो जाते, देन द इन्वेस्टर्स विल लूज। ये स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे काउंटर्स है, पर इनके स्ट्रक्चरल में साइक्लिकलिटी बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। तो सुना आपने समीर दलाल का क्या मानना है कि इस आईपीओ से लिक्विडिटी बाजार से खींची जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि अगर इसकी खरीदारी बड़े स्टेक होल्डर्स अपना जो हिस्सा है उसे बेच कर करेंगे तो वो पैसा भारत में ही रहेगा, जिससे कि वो पैसा दूसरी कंपनियों में भी लग सकता है। लेकिन अगर इसमें इसके जो स्टेक बेचा जाएगा एनएससी के आईपीओ के जरिए, अगर उसकी खरीदारी बड़े बड़े एफआईआईज करते हैं तो फिर वो पैसा बाहर जाने की भी उम्मीद है, जो बाजारों के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो ये तो रही समीर दलाल की राय, लेकिन अगर बाजार के जानकारों की माने तो उनका कहना यह है कि दलाल स्ट्रीट के दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी के 1.58% स्टेक बेचने और बाकी मजबूत संस्थागत निवेशकों की मौजूदगी इस आईपीओ को लेकर रिटेल और ग्लोबल निवेशकों के बीच एक जबरदस्त क्रेज पैदा करेगी। आने वाले दिनों में इस महा आईपीओ की आधिकारिक टाइमलाइन और ड्राफ्ट पेपर्स पर पूरे बाजार की निगाहें टिकी रहेंगी। अब इसका फाइनल क्या आता है, क्योंकि 17 जून को ये आईपीओ फाइल होगा, इसके बाद इसकी डिटेल जो निकल कर आएंगी उन पर भी हम बातचीत करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारा अगला सेगमेंट देखना जरूरी है, यानी कि अगला आईपीओ जंक्शन भी आप जरूर देखें। लेकिन चलिए इससे पहले कि इसे समाप्त करें, अगले जो भाग में चलते हैं जिसमें कि हम बात करेंगे दूसरे बड़े आईपीओ की, जिसकी चर्चा फिर चारों तरफ हो रही है। और ये आईपीओ है रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ। जी हाँ, जियो का आईपीओ। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो इन्फोकॉम आने वाले कुछ ही दिनों में अपनी बहुप्रतीक्षित 4 बिलियन यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मेगा आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स यानी कि डीआरएचपी फाइल कर सकती है। इसकी फाइलिंग कब तक हो सकती है, क्या है डेट्स, कितना आईपीओ का साइज रह सकता है, कौन सी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी और सुननी, ध्यान रखना, उसके पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो चलिए जानते हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात ये मानी जा रही है कि ये जो फाइलिंग है ये इस शुक्रवार यानी कि 19 जून को होने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आम बैठक यानी कि एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी के भाषण से ठीक पहले इसके होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात आईपीओ के साइज की करें तो आईपीओ का एक्सपेक्टेड साइज $4 बिलियन यानी कि करीब 33,000 करोड़ रुपए का माना जा रहा है। डीआरएचपी फाइलिंग यानी कि अगले कुछ दिनों में एजीएम से ठीक पहले इसके होने की उम्मीद मानी जा रही है। रिलायंस एजीएम की अगर तारीख की बात करें तो वो 19 जून 2026 तय की गई, यानी कि इस तारीख पर आपको ध्यान रखने की बेहद जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टाइमिंग का क्या कनेक्शन है। दरअसल रिलायंस की एजीएम का इतिहास रहा है कि मुकेश अंबानी इसका इस्तेमाल अपनी बड़ी डिजिटल, कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट योजनाओं के ऐलान के लिए करते हैं। हालांकि पिछले साल उन्होंने शेयर धारकों से कहा था कि जियो का आईपीओ 2026 की पहली छमाही यानी कि फर्स्ट हाफ में आएगा, लेकिन वो टाइमलाइन मिस हो गई थी। सूत्रों की माने तो अमेरिकी और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से भारतीय शेयर बाजारों में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला, शायद ये उस देरी की वजह रही। लेकिन अब ये प्रोसेस इसी साल शुरू होने जा रहा है। तो चलिए अब इस आईपीओ पर समीर दलाल का क्या कहना है, क्या वो इस पर पॉजिटिव है, ये भी सुन लेते हैं। जियो ऑन द अदर हैंड, अगर उनका आईपीओ आता है, आई एक्चुअली एम वेरी बुलिश, क्योंकि दिस इज नाउ अ 3 प्लेयर मार्केट, टेलीकॉम, राइट? एक भारती एयरटेल, एक जियो, थर्ड वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया लंगड़ा घोड़ा चलते रहता है अपने आप, जैसे भी कैसे सरवाइव करने के लिए।
बट द ग्रोथ स्टोरी इज कमिंग रियली फ्रॉम जियो एंड भारती। दोनों के पास नॉट ओनली मोबाइल कनेक्टिविटी है बट होम नेटवर्क्स है जो काफी अग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। सो वी फील के एज growth in volumes, number of subscribers happens both telecom and home network, और थोड़े से ARPUs इंक्रीज होते रहेंगे क्योंकि बीइंग अ थ्री प्लेयर मार्केट इट बिकम्स इजी फॉर देम टू इंक्रीज प्राइसेस क्योंकि कंपटीशन तो कोई नया आने वाला है नहीं। एंड वोडाफोन तो बहुत खुश है अगर प्राइसेस बढ़ते क्योंकि ही डेस्परेटली रिक्वायर्स इट। बट जियो एंड भारती एयरटेल ग्रो देयर प्रॉफिट्स क्वाइट सिग्निफिकेंटली। सो आई फील कि ये दोनों भारती और अगर जियो का आईपीओ जब आएगा बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स व्हाट प्राइस इट कम्स एट, आल्सो यू हैव टू सी वैल्यूएशन भी देखना है। टुडे वी कैन से व्हाटएवर कि यस लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है पर अगर आप मुझे 50 टाइम्स अर्निंग्स पे या 60 टाइम्स अर्निंग्स पे तो इट बिकम्स इलॉजिकल टू बाय। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू सी, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली टेलीकॉम स्पेस पे हम बहुत ज्यादा बुलिश है। ये तो रही एक्सपर्ट की राय, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आईपीओ सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी की लिस्टिंग नहीं है, बल्कि रिलायंस के पूरे डिजिटल इकोसिस्टम का लिटमस टेस्ट होगा, जिसमें कि उनकी कनेक्टिविटी, डिवाइस, एप्स, पेमेंट्स, क्लाउड सर्विसेज और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर जियो की लिस्टिंग होती है तो बाजार में जो प्लेयर्स हैं वो 3 हो जाएंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। अब तक बाजार में लिस्टेड भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और इसके अलावा अगर जियो भी उसमें लिस्ट हो जाता है तो जियो वो तीसरी कंपनी होगी जो टेलीकॉम सेक्टर में लिस्टेड एंटिटी हो जाएगी। और इसके बाद निवेशकों को भी एक तीसरा ऐसा शेयर मिलेगा बाजार में जिस पर वो दाव लगा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल बाजार में एक तरह की मोनोपोली स्थापित नजर आती है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर काफी ज्यादा कर्ज है। सरकार लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी भी काफी ऐसे भाव पर है कि वो काफी वॉलेटाइल रहता है, काफी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उस पर कर्ज बहुत ज्यादा है। सरकार लगातार उसमें स्टेक खरीद रही है, जो कुमार मंगलम बिरला की तरफ से भी उसमें फिलहाल कुछ दिनों पहले ही कुछ पैसे और डाले गए थे, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में फिर से एक उछाल देखने को मिला। लेकिन ऐसे में एक बड़ी एंटिटी है भारती एयरटेल, और अब जिस आईपीओ की हम चर्चा कर रहे थे वो था जियो का। अगर ये भी बाजार में लिस्ट हो जाती है तो निवेशकों के लिए एक 2 बड़े प्लेयर आमने सामने होंगे, जिसके बाद उनके लिए एक काफी अच्छा स्पेस हो जाएगा टेलीकॉम स्पेस, जिसमें वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसकी डेट और इसका जो बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे जैसे ही वो सामने आती हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लगातार देखते रहें हमारा शो आईपीओ जंक्शन, ताकि आपको इसकी डिटेल्स लगातार मिलती रहें। ये हमारा वीकली शो है, तो हमें फॉलो करिए और हमें देखिए ताकि हम आईपीओ से जुड़ी हर एक डिटेल आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।